हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियरपुर विद सीटू में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक नया अध्याय, भारतीय संविधान। जैसा कि आपको पता है कि यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्या होती है। अर्थात हम इस बात को जानेंगे। पहले हम भारतीय संविधान अर्थात भारतीय संविधान को समझने से पहले हमको सबसे पहले समझना होगा कि भारतीय संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। सभी देशों के लिए हमें भारतीय संविधान बनाने क्यों पड़ते हैं। अर्थात हम सबसे पहले जानेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था या राज्य व्यवस्था शब्द से परिचित होंगे। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राज्य प्लस व्यवस्था। भारतीय संविधान को समझने से पहले सबसे पहले हमको राज्य व्यवस्था को समझना होगा। अर्थात राज्य व्यवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले हम राज्य व्यवस्था में देखेंगे राज्य क्या होता है, क्योंकि राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो राज्य का क्या अर्थ होता है और व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे राज्य जो शब्द होता है वो चार शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे पहला हो गया जनसंख्या। अगर कोई राज्य हमें बनाना है तो उसमें सबसे पहले ज़रूरत हमें आती है जनसंख्या की। और दूसरी बात आती है हमें क्षेत्रफल की, मीन्स जहाँ की वो जनसंख्या निवासित हो सके, क्षेत्रफल। और तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात आती है तो उसमें आती है सरकार की बात, सरकार की बात आती है। और फिर चौथे पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो उसमें चौथे पॉइंट के रूप में हम जानेंगे संप्रभुता। चौथे पॉइंट के बारे में संप्रभुता। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये शब्द होते क्या हैं। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे जनसंख्या। जनसंख्या से आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। जनसंख्या क्या होती है? जो लोगों की संख्या होती है उस जनसंख्या में आ जाएगी। क्षेत्रफल मीन्स उस जनसंख्या को निवासित करने के लिए एक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। और वो क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, क्षेत्रफल एक भूभाग जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, एक भूभाग का परिक्षेत्र। और फिर तीसरी बात आती है सरकार, मीन्स उस जनसंख्या और क्षेत्रफल पर निवासित, अर्थात उस क्षेत्रफल पर निवासित जनसंख्या को संचालित करने के लिए किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है या एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। तो वो सरकार हमें प्रोवाइड करती है, सरकार से हमें उपलब्ध होता है। तो सरकार एक प्रकार का संगठन हो गया, लोगों का संगठन हो गया। फिर उस प्रकार से फिर चौथी बात आती है संप्रभुता, अर्थात सरकार को संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु का अर्थ हम बताएंगे यहाँ पर आपको। संप्रभुता का अर्थ ये होता है कि सरकार, जो भी सरकार हो उस क्षेत्रफल में, जो कोई भी सरकार हो वो पूर्णतः संप्रभु होनी चाहिए। मीन्स अपने निर्णय अपने क्षेत्र में निवासी जनता के लिए, अर्थात क्षेत्रफल में निवासी जनता के लिए स्वयं कोई स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। स्वतंत्र रूप से लिया जाने वाला निर्णय, सरकार का लिया जाने वाला निर्णय, वो संप्रभुता कहलाएगा। तो ये चार पॉइंट हम लोग राज्य, तो ये चारों पॉइंट जहां कहीं भी हम देख लेंगे हम उसे राज्य कह सकते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी कि राज्य क्या होता है, जहां पर एक जनसंख्या देखी जा सकती है और एक क्षेत्रफल देखा जाए और एक सरकार देख ली जाए, और वो सरकार की संप्रभुता अगर उपलब्ध हमें होती है तो हम उसको राज्य की परिभाषा में ले जा सकते हैं और उसे हम राज्य कह देंगे। उसी के साथ हम बात करते हैं, अगली पॉइंट की बात करते हैं कि व्यवस्था क्या होती है, अर्थात व्यवस्था से क्या सेंस होता है। तो व्यवस्था के राज्य को चलाने में, मीन्स ये जो मैंने चार पॉइंट्स आपको बताए, इन चार पॉइंटों को चलाने की एक व्यवस्था होनी चाहिए ना। मीन्स सरकार कैसे काम करेगी, मनमानी तरीके से तो काम कर नहीं सकती है सरकार। तो उस हिसाब से हम देखेंगे एक व्यवस्था हम डिसाइड करते हैं। राज्य को चलाने की एक व्यवस्था, राज्य को चलाने की एक व्यवस्था की जरूरत होती है, एक व्यवस्था की जरूरत होती है। उसे हम व्यवस्था के अंतर्गत प्रणाली, जिसे हम कहते हैं प्रणाली, तो एक व्यवस्था की जरूरत होती है। तो व्यवस्थाएं भी तीन प्रकार की होती हैं। व्यवस्थाएं भी, राज्य को चलाने की व्यवस्थाएं भी तीन प्रकार की होती हैं। हम जानेंगे वो तीन प्रकार की कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। पहला नोट करिएगा, पहला राजतांत्रिक व्यवस्था।
पहला जो आपका हो गया राजतांत्रिक व्यवस्था। राजतांत्रिक व्यवस्था। हम लोग व्यवस्थाओं के अंतर्गत हमने कहा कि राज्य को चलाने की जो कुछ व्यवस्था होती है, प्रणाली होती है, सरकार किसी राज्य को कैसे चलाएगी उसके लिए एक व्यवस्था डिसाइड की जाती है। तो वो पहली व्यवस्था हो गई राजतांत्रिक व्यवस्था। और फिर दूसरी व्यवस्था होती है राजतांत्रिक व्यवस्था को हम समझते चलेंगे। पहले राजतांत्रिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं जहाँ पर राजा रानी के द्वारा व्यवस्थाओं को वंशानुगत तरीके से व्यवस्था को चलाया जाए। जैसे राजा हुआ, कोई राजा किसी क्षेत्र का कोई राजा के द्वारा शासन किया जा रहा है, अब उस राजा का बेटा आता है, अब उसके द्वारा शासन किया जाए। राजा के पुत्र के द्वारा अगर शासन किया जाए तो इस प्रकार की चलने वाली, अर्थात इसमें जनता से कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जनता का कोई नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं कि शासन तो जनता के ऊपर किया जाएगा। ये राजा किसके ऊपर शासन करेगा? जनता के ही ऊपर, मीन्स उस क्षेत्रफल के अंतर्गत निवास करने वाली जनता के ऊपर ही ये राजा शासन करेगा। लेकिन वो उससे उस जनता का कोई भी रोल नहीं होगा, अर्थात वो जनता किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगी कि हमारा व्यवस्था मीन्स हमारे ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इन सब मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो हम अब राजतांत्रिक आपको समझ में आ गया होगा कि राजतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या देखते हैं। राजतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राजा रानी के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था राजतांत्रिक व्यवस्था हो गई। फिर हम आते हैं दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत। दूसरी व्यवस्था क्या होती है भाई? दूसरी व्यवस्था लोकतांत्रिक। दूसरी व्यवस्था लोकतांत्रिक, इसे एक शब्द और की कहते हैं लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक व्यवस्था। हम बात कर रहे हैं भाई व्यवस्था को, मीन्स प्रणाली, सरकार को चलाने के लिए, मीन्स सरकार कैसे चलाएगी। किसी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें सरकार चाहिए, और वो सरकार किसी व्यवस्था को कैसे चलाएगी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो व्यवस्था के क्रम में पहला हमने बात किया राजतंत्रात्मक व्यवस्था। राजतंत्रात्मक अर्थात राज्य के राजा रानी के द्वारा संचालित की जाने वाली व्यवस्था। और दूसरा पॉइंट हम आ गए हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था या प्रजातांत्रिक व्यवस्था। इसमें तो आप स्पष्ट होंगे, भारत में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में राजतांत्रिक का प्रयोग नहीं होता है, लोकतांत्रिक अर्थात प्रजातांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से सरकारें संचालित होती हैं। और उस प्रकार से अर्थात लोकतांत्रिक हम समझेंगे कि लोकतांत्रिक मीन्स जिसमें लोगों का सरकार, लोकतांत्रिक मीन्स इसमें इससे स्पष्ट होता है लोकतांत्रिक मीन्स लोगों की सरकार, लोगों की सरकार अर्थात लोगों के मतलब जनता, लोगों का यहाँ सेंस है जनता, लोगों से हमारा जो सेंस है वो जनता से सेंस है, मीन्स जनता का सरकार, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार जो होती है भाई। हम शासन हमारे ऊपर कोई व्यक्ति करेगा तो वो हमारे द्वारा बनाई गई, हमारे द्वारा अधिकृत, लोगों के द्वारा अधिकृत सरकार होनी चाहिए। तो उस प्रकार की जो व्यवस्था अगर कोई देश फॉलो करता है, कोई भी देश फॉलो करता है, जैसे हमारा देश फॉलो करता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। तो उसमें लोगों की सरकार, हमने प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी आपको स्पष्ट किया जिसमें प्रजा का मतलब आप समझ रहे हैं लोग ही होता है। तो लोगों के द्वारा ये संचालित या लोगों के द्वारा संचालित की जाने वाली सरकार लोकतांत्रिक सरकार हो गई। और तीसरे प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे प्रकार में आता है हिटलरशाही व्यवस्था। हिटलरशाही व्यवस्था, इसके अंतर्गत क्या होता है भाई? हमने तो पहला पढ़ा राजा रानी के माध्यम से अगर शासन चलाया जा रहा हो तो उसमें हम कहेंगे राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई, और लोगों के द्वारा शासन चलाया जा रहा हो तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई। अगर हिटलरशाही व्यवस्था में हम किस प्रकार की बात करेंगे तो हिटलरशाही व्यवस्था में जैसे हम हिटलरशाही की बात करेंगे तो हिटलरशाही में मीन्स कुछ व्यक्ति जहाँ होते हैं कि न तो किसी प्रकार के लोगों का कोई हस्तक्षेप होता है और जहाँ पर न किसी का
किसी राजा रानी या फिर वंशानुगत प्रणाली का कोई किसी प्रकार की व्यवस्था होती है, अर्थात वहाँ पर किसी हिटलर मीन्स जैसे हम लोग जानते हैं ना किम जोंग उत्तर कोरिया में, उत्तर कोरिया का किम जोंग को नाम सुना होगा आप लोगों ने। उत्तर कोरिया में हिटलरशाही व्यवस्था से वहाँ की सरकार चलती है। तो हिटलरशाही व्यवस्था के माध्यम से किम जोंग अपना वहाँ की व्यवस्था को संचालित करता है। तो ये 3 प्रकार आपके हो गए। 3 प्रकार कौन कौन से, पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला राजतंत्रात्मक, दूसरा लोकतंत्रात्मक और तीसरा हिटलरशाही व्यवस्था। तो ये 3 प्रकार हो गए। तो राज व्यवस्था भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और राज व्यवस्था तो भाई हमने कहा कि ये सरकार चलेगी, क्षेत्रफल होगा, मैंने इन सब चीज़ों की बात कही। एक जनसंख्या होगी, एक क्षेत्रफल होगा और एक सरकार होगी। और सरकार होगी, सरकार संप्रभु होगी, मीन्स स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। तो इन सभी को मिलाने के बाद एक व्यवस्था दी जाएगी। तो भाई वो व्यवस्था किस प्रकार की होगी, वो व्यवस्था क्या होगी? तो मैंने बताया 3 प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं, 3 प्रकार से व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं। तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं मैंने बताया, लोकतंत्रात्मक, दूसरा राजतंत्रात्मक और तीसरा हिटलरशाही व्यवस्था के माध्यम से सरकारों को संचालित किया, सरकारें चल सकती हैं। लेकिन अब इसमें अब बात आती है भाई कि संविधान की बात इसमें कहाँ से निकल कर आएगी? तो राज व्यवस्था के अंतर्गत अब भाई कोई भी राजतंत्रात्मक सरकार होगी, लोकतंत्रात्मक सरकार होगी या फिर हिटलरशाही व्यवस्था सरकार होगी, फिर भी उसके लिए कुछ न कुछ नियम कानून तो होंगे ना भाई। तो उसको संचालित करने के लिए कुछ नियमों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ कानूनों की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हीं कानूनों के समुच्चय को, अगर कोई उन्हीं कानून में जो नियम बनाए गए, जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, हम लोग मानते हैं लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत भाई अब लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में लोकतंत्रात्मक रूप से कह देने से चीज़ें नहीं पॉसिबल हो जाएंगी ना। उसको संचालित करने के लिए किसी नियमों की ज़रूरत होगी ना हमें। तो नियमों की ज़रूरत होती है, तो वहीं से शब्द फिर निकल आके आएगा संविधान। संविधान राज व्यवस्था के बाद दूसरा शब्द जो आता है वो है संविधान, भारत का संविधान। संविधान पहले हम समझ लेंगे, फिर उसके बाद भारत के संविधान की बात करेंगे, क्योंकि ये सभी संविधान सभी देशों के लिए हो सकता है। अब उसकी विशेषताओं, जैसा कि अभी हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में, क्योंकि वो आपके आगामी परीक्षा पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंक्लूड किया गया है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम संविधान की बात करें तो किसी व्यवस्था, हम नोट करते हैं पहले, किसी व्यवस्था संविधान की अवधारणा के रूप में अगर हम देखें, संविधान की परिभाषा के रूप में अगर हम देखें, तो किसी व्यवस्था हम सामूहिक रूप से राज व्यवस्था कह लें, किसी व्यवस्था या राज व्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाई गई विधियों का समुच्चय, ये नीचे थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है, मैं ऊपर नोट करता हूं, के लिए बनाई गई विधियों का समुच्चय ही संविधान कहलाता है। अर्थात हम अपने भाषा में समझेंगे, जैसे देखेंगे, हमने कहा कि भाई संचालित करेगी तो सरकार करेगी, लेकिन वो सरकार संचालित किस प्रकार से करेगी, उसके लिए भी भाई संचालित करने के लिए कोई ऐसा थोड़ी ना है। अब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम कानून कायदे कानून होते हैं भाई, उसके अंतर्गत रहकर ही व्यक्ति काम करता है। तो उसी प्रकार से हमें नियमों की जरूरत पड़ती है। किसी प्रकार की राज व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमें नियमों कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो नियमों और कानूनों की जो व्यवस्था हमें दी गई है, तो उसको अगर हम सामूहिक रूप से एकत्रित कर लें, उसका समुच्चय बना लें, में प्रत्येक सभी नियमों को संग्रहित कर लें, और संग्रहित करने के बाद जब हम उनको एक सेट में सेट कर देते हैं, तो वही जो सेट
तैयार होता है वही संविधान कहलाता है, वही संविधान हो जाता है हमारे लिए। और उसी संविधान को फॉलो अप करते हुए हमारी सरकारें आगे काम करती हैं। सरकारें कल्याणकारी, जन कल्याणकारी सेवाएं, जैसे भी कुछ जो भी प्रावधान उसमें है, तो उस प्रकार से उस राज्य को, राज्य मैंने समझा दिया है, उस राज्य को संचालित करती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये रहा भारतीय संविधान। और अब हम समझ गए संविधान की भी बात कहाँ से आई और ज़रूरत क्यों पड़ी। अब तो आप मान गए ना कि संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी। बिना संविधान की सरकारें चल सकती हैं क्या? संभव है ऐसा? हाँ, चल सकती हैं, क्यों नहीं। हिटलरशाही व्यवस्था में तो भाई उसमें भी संविधान अपने होते हैं, लेकिन वो तो अपने ढंग के होते हैं संविधान, कि जैसे चाहा वैसे अपने संविधान को किया। लेकिन संविधान इस प्रकार से हुआ तो लोकतंत्रात्मक हमने। और हमारे, अब हम आते हैं भारत की बात करते हैं। तो भारत में जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में भारतीय संविधान और राज व्यवस्था की बात की जाए तो किस प्रकार की राज व्यवस्था का हम प्रयोग करते हैं। राज व्यवस्था की बात की जाए तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की बात होती है। और इसमें लोकतंत्रात्मक में भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक राज व्यवस्था से, भारतीय संविधान की सहायता से हम सरकार को संचालित करते हैं। सरकार को संचालित किया जाता है, सरकार को संचालित किया जाता है। चलिए, अब बातें समझ में आ गई। भारतीय राज व्यवस्था क्या होती है, राज व्यवस्था और व्यवस्था को मैंने स्पष्ट किया, और भारतीय संविधान को मैंने स्पष्ट किया, लोकतंत्रात्मक को मैंने स्पष्ट किया। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान। भाई, भारतीय संविधान की बात तो कर ली मैंने, तो लेकिन उस भारतीय संविधान की कुछ भाई विशेषता का क्या मतलब है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो कि हमारा यूपी पेट के लिए सबसे, अगर देखा जाए, राज व्यवस्था भारतीय संविधान का पहला टॉपिक है, भारतीय संविधान का पहला टॉपिक है। और भारतीय संविधान की विशेषताएं। उसके पहले हम अपने थोड़े से भारतीय संविधान के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी रखते हैं तो भारतीय संविधान के विषय में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान वर्तमान में जो है वो कुल 395 अनुच्छेद। हालांकि पहले शुरू से अगर बात करते हैं तो आज का भारतीय संविधान, हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन उसमें टोटल समय लगे। और इसको, ये सभी तो आप सब जानते ही हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। और फिर उसके बाद हम चलते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वगैरह थोड़ी सी चर्चा करते हुए फिर भारतीय संविधान की विशेषताओं पर आएंगे। चलिए, हमारा भारतीय संविधान मीन्स भारतीय संविधान का निर्माण जो है, भारतीय संविधान का निर्माण हमारा 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः लागू कर दिया, पूर्णतः बनकर तैयार हो गया। हालांकि लागू नहीं किया गया था उस समय, 16 अनुच्छेद सिर्फ लागू किए गए थे। मैं उसकी चर्चा करूंगा, जब आगे बात करूंगा तो मैं उसको बताऊंगा कि कौन कौन से अनुच्छेद पहले से लागू कर दिए गए, और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से संविधान लागू किए गए। मैं इसकी चर्चा अब अगले क्लास में करूंगा, लेकिन बस थोड़ी सी डिटेल में देते हुए आगे बढ़ूंगा। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। लगन एक बार हम चर्चा करें, भारतीय संविधान में लगभग कुल अनुच्छेदों की संख्या, अर्थात कुल अनुच्छेदों का मतलब समझिएगा, यहाँ पर कुल अनुच्छेदों का मतलब लगभग हम 470 68 का आंकड़ा पहुँचता है। अर्थात हम समझते हैं 395 अनुच्छेद। तो हमारे भारतीय संविधान में जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा तो हमने तैयार करके कुल 395 अनुच्छेदों का सृजन किया था। लेकिन उसमें फिर भविष्य में चीज़ें आगे बढ़ती गई तो फिर हमें बदलाव देखने के अनुसार बदलाव, तो अनुच्छेदों में भी हमने कई अनुच्छेद जोड़े, उप अनुच्छेद कह सकते हैं आप। अनुच्छेदों में कई अनुच्छेद जोड़े गए, जैसे कि 21 से 21A होता है। फिर हम बात करते हैं 31B भी होता, 31 से 31B। तो इस प्रकार से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो संख्या पहुंचेगी, इस प्रकार से अगर कुल संविधान की चर्चा करेंगे तो वो संख्या 470 के पहुंच जाएगी। अर्थात अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान में कुल
कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने अगर आ जाता है तो 470 का आंकड़ा आप बताएंगे, और संविधान में अनुच्छेदों की संख्या अगर बात की जाती है तो आप 395 का बात करेंगे। और इसी प्रकार से संविधान में 395 अनुच्छेद, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बात आती है संविधान में भाग कितने हैं, संविधान में कुल कितने भाग हैं। संविधान में भागों की संख्या कुल 22 है। अब इसमें भी हम चर्चा करें, अगर भाग की संख्या 22 लेकिन कुल भाग की संख्या की बात अगर की जाए तो संख्या 25 की मिलती है, संख्या 25 की मिलती है। अब उसमें भी वही कंडीशन जो अनुच्छेद के साथ हुआ, सेम वही हुआ। इसमें जैसे भाग को अगर हम देखते हैं तो कुल 25 भाग मिलते हैं, क्योंकि कई भागों में ABC करके अन्य भाग भी, उपभाग भी जोड़ दिया गया है। तो कुल भागों की संख्या अगर कैलकुलेट की जाएगी तो 25 का आएगा। और भाग की संख्या को अगर हम देखा जाए तो वो सिर्फ 22 है। मूल रूप से भाग की संख्या 22 ही है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि 22 की संख्या 25 की संख्या, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। तो 22 की संख्या इस प्रकार से मीन्स कुल भाग, मीन्स भाग की संख्या 22 है, और कुल भाग कैसे हो गए, मीन्स भाग में उपभाग ऐड कर दिया गया है, भागों के भी भाग बना दिए गए हैं। तो इस प्रकार अगर कैलकुलेट किया जाए तो फिर संख्या 25 की आती है। इसी प्रकार से हम चलते हैं अनुसूचियों की संख्या। अनुसूचियों की संख्या पहले 8 हुआ करती थी। पहले जब मूल संविधान में अनुसूची 8 हुआ करती थी, लेकिन बाद में बढ़ाकर ये 12 अनुसूची, वर्तमान में 12 अनुसूची है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो हम एक छोटा सा आंकड़ा हमने देख लिया, 395 अनुच्छेद, वर्तमान में 12 अनुसूची, और कुल 22 भाग। हम भारतीय संविधान का एक मोटा मोटा आंकड़ा हमने देख लिया। अब हम भाई बात करते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वो भारतीय संविधान की विशेषताएं। विशेषता का मतलब समझ रहे हैं आप सब, विशेषता का मतलब आप सब अच्छी तरह से समझिएगा। हाँ, तो जैसा कि आपने देख लिया कि भारतीय संविधान की जो एक आंकड़ा है वो हम लोगों ने पढ़ लिया, और हम जो यूपी पेट आगामी एग्जाम आपका होने वाला है उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताओं से दे रखा है। सबसे पहला टॉपिक वही होगा। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगा, विशेषताएं क्या होती हैं। तो आज के लिए बस इस वीडियो में यही हम अंत करते हैं। तो प्लीज़, जय हिंद, जय भारत।